पूछता है गणतंत्र, लोकतंत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम कब तक? It so happens that in the Congress, the DNA of the party is inextricably linked with that of the Gandhi family. If tomorrow there were a free and fair election pitting our present Congress president against anyone you could care to name in the Congress party, I assure you he would win the election hands down amongst Congress workers. देशभक्ति वर्सेस परिवार भक्ति कब तक? कम से कम 5 साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कांग्रेसी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दो, मैं मान लूंगा। अरे मैं मान लूंगा कि नेहरू जी ने ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कांग्रेसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन पाया। गांधी परिवार का सल्तनत काल कब तक? चुनाव तो होना ही है, तो ये कहना कि डीएनए में है वो ठीक नहीं होगा, मगर उनकी योग्यता पर, उनके गुडविल पर वो जीत जाएंगे, ये इसकी लोगों को आशा है। सुल्तान वाली सोच कांग्रेस का डीएनए। शशि थरूर जैसे नेताओं ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी चापलूसों की पार्टी है। कांग्रेस में चापलूस ही आगे बढ़ सकते हैं, आम व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में परिवार पूजा कबूल क्यों? नमस्कार, शाम के 5 बजे आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा और देखिए ये स्वराज पथ है। ये स्वराज पथ जो जी न्यूज की तरफ से तैयार किया गया है, क्योंकि कल का दिन बेहद अहम है। कल 26 जनवरी है, देश का गणतंत्र कल 69 साल पूरे कर लेगा, 70वें साल में प्रवेश करेगा देश का गणतंत्र। वो गणतंत्र जिस पर आपको, हमको, सबको, पूरे देश को नाज है। यकीन मानिए ये गणतंत्र का दिन भारत को अपने लोकतंत्र पर गर्व करने का दिन है। ये हमारा गणतंत्र है, हमारा लोकतंत्र है। ये दिन देश को एहसास कराने के लिए है कि अगर भारत में कुछ महान है तो वो देश का लोकतंत्र है, देश का गणतंत्र है। ये कोई एक पार्टी नहीं, कोई परिवार नहीं, हम नहीं, आप नहीं, कोई वोटर नहीं, बल्कि सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो देश का गणतंत्र है, जो कल 69 साल पूरे कर रहा है, 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। कल रिपब्लिक डे 26 जनवरी, और इसीलिए कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, कल गणतंत्र दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर यह स्वराज पथ से सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ी बहस आज हम लेकर आए हैं। क्योंकि हम मानते हैं इंडिया फर्स्ट, हम मानते हैं लोकतंत्र पहले, हम मानते हैं देश सबसे पहले। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि परिवार पहले, कुछ लोग हैं जो इंडिया फर्स्ट नहीं बल्कि फैमिली फर्स्ट कहते हैं। देश पर ज्यादातर वक्त तक राज करने वाली पार्टी में लोकतंत्र की बजाय परिवार तंत्र के आरोप लगते हैं। 69 साल का हमारा गणतंत्र हो रहा है, लेकिन ज्यादातर वक्त तक राज करने वाली पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दरअसल पार्टी का डीएनए, कांग्रेस पार्टी का डीएनए गांधी परिवार है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ही कांग्रेस का डीएनए। शशि थरूर, पार्टी में चुनाव कोई भी लड़े, ध्यान से सुनिएगा, यह आपके लिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप सबके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल देश अपने 69 साल, गणतंत्र जो है, जो संविधान हमारा बना, उसके 69 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर देश पर सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने वाली पार्टी के नेता कह रहे हैं कि एक परिवार जो है उसी ने एक तरीके से देश पर राज किया। इसलिए आज स्वराज पथ से ताल ठोक के गणतंत्र एडिशन में 5 बड़े सवाल कौन से रहेंगे, एक बार जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद बहस का आगाज करेंगे। सवाल नंबर 1, भाई राजा का बेटा राजा आखिर कब तक? ये परंपरा जो चली आ रही है कि परिवार राज हावी है लोकतंत्र पर, गणतंत्र पर, वो आखिर कब तक होगा? सवाल नंबर 2, 2019 में काम बोलेगा या फिर खानदान बोलेगा? आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बार बार कहा गया कि 2019 की जो लड़ाई है वो एक सल्तनत बनाम मोदी है, मोदी बनाम एक परिवार है, मोदी बनाम एक खानदान है। इसको लेकर हम बहस करेंगे। सवाल नंबर 3, लोकतंत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम आखिर कब तक? क्या एक देश, क्या लोकतंत्र, क्या गणतंत्र एक परिवार का हॉस्टेज बन गया है, क्या बंधक बन गया है क्या? यह भी सवाल होगा। सवाल नंबर 4, देशभक्ति वर्सेस परिवार भक्ति आखिर कब तक? और सवाल नंबर 5, गांधी परिवार का सल्तनत काल आखिर कब तक चलेगा? स्वराज पथ से बहस का आगाज करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।
गणतंत्र दिवस की। मेरे साथ मेहमान कौन कौन से जुड़े एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। मेरे साथ चंद्र बोस जुड़ चुके हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र हैं। चंद्र बोस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज पर समय निकालने के लिए। जयंत घोषाल मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इस बीच मेरे साथ नुपुर शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विकास गुप्ता लॉयर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मेरे साथ आशुतोष मिश्रा में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ हैं। के वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जेडीयू से नीरज कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल चंद्र बोस जी आप ही से मेरा, क्योंकि कल तो देश का गणतंत्र है वो 69 साल पूरे कर रहा है। यहां कई लोग हैं हमारे साथ, हम लोग समझना चाहेंगे क्या ये अन्याय बोस के साथ भी हुआ? क्योंकि कल देखिए, कल गणतंत्र दिवस है और जहां तक मेरी जानकारी है सर, कल गणतंत्र दिवस पर आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिक, 4 पूर्व सैनिक पहली बार हिस्सा लेंगे। ये सम्मान मिलने में 71 साल कैसे लग गए सर? क्या ये भी एक परिवार की कृपा रही? आजादी का लड़ाई 1857 से लेके जो मंगल पांडे का आंदोलन था, काफी लोग ये आजादी का लड़ाई में शामिल हुए थे। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, काफी लोग जिसका नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जी का अहिंसा आंदोलन, इसका भी एक प्रभाव था। मगर शेष लड़ाई, द फाइनल ऑनस्लॉट ऑन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, शेष लड़ाई था आजाद हिंद फौज की लड़ाई और आयरन ट्रायल्स जो लाल किले में हुआ था। इसके कारण ब्रिटिश को भारत छोड़ के जाने ही पड़ा। ये मेरा बात नहीं है, ये लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने बोला है, ये लॉर्ड वेवल ने बोला है, और ये जो कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस का, फील्ड मार्शल ऑकिनले, इन्होंने बोल के गया है। मगर हम लोग 72 साल बीत गया है, आजाद हिंद फौज का जो वेटरन्स था, ये लोग कुछ नहीं चाहते हैं। ये लोग पैसा नहीं चाहते हैं, पोजीशन नहीं चाहते हैं, ये लोग खाली सम्मान चाहते हैं। कारण ये लोग देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो गया था। मगर भारत की, आजाद भारत की सरकार, काफी सरकार आए गए, मगर आजाद हिंद फौज का जो वेटरन्स है इनको हम लोग भूल गए थे। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण रिपब्लिक डे परेड होने वाला है कल 26 जनवरी 2019 में। माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने कहा भूल गए, अहम जो भूल गए या भुलाया गया साजिश? फौज का वेटरन्स कल भूल गए या भुलाया गया? इतिहास की किताबों से इतिहास पुरुषों के जो इतिहास को मिटाया गया साजिशन। इतिहास को सामने लाना ही पड़ेगा। कल इसका एक राइट डायरेक्शन में ये हम लोग जा रहे हैं। नहीं चंद्रबोस जी, मैंने आपसे सवाल इसलिए एक और पूछा था, आपने कहा भूल गए। सवाल यह सर, भूल गए या जानबूझकर भुलाया गया? इतिहास को सेलेक्टिवली डिलीट किया गया। बोस के साथ भी यही हुआ, क्योंकि आजाद भारत की पहली सरकार तो 43 में, तिरंगा तो सुभाष चंद्र बोस ने पहला आजाद भारत का तिरंगा तो 43 में अंडमान निकोबार में फहरा दिया था, उसका कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, ये बात आप जो विपक्ष में जो कांग्रेस का नेतृत्व है, 60 साल के ऊपर ये लोग केंद्रीय सरकार में थे, ये प्रश्न का जवाब उनको देना चाहिए। उनको देना चाहिए, उनको शर्म आना चाहिए। ये भारत की जो आजादी का लड़ाई में जो शेष लड़ाई किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अखंड भारत के पहला प्रधानमंत्री थे, उनको सम्मान, 60,000 सैनिक जो आजाद हिंद फौज में थे उनका सम्मान, और 26,000 जो बलिदान दिया था आजाद हिंद फौज में, उनका सम्मान देने के लिए इतना देर क्यों हुआ देश का? ये प्रश्न का जवाब हम लोग का कांग्रेस का बंधु उनको देना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ नुपुर भी जुड़ चुके हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता है। नुपुर, आज शशि थरूर की तरफ से एक बयान दिया गया। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई और विकल्प नहीं, पार्टी में परिवार पहले है, कांग्रेस का डीएनए गांधी परिवार। अब ये तो इसके अलावा और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? ये तो कबूलनामा है भाई, ये तो कन्फेशन है। जो हर कोई शुरुआत से कहता रहे तो कन्फेशन है ना नुपुर? देखिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो चमचागिरी का है, उन्होंने यहां बोलने से, ये बोलने से पहले अपनी बात खत्म कर ली।
ये जो चमचों की टोली है, चाहे वो देवकांत बरुआ हो जो इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, मतलब देश को आपने एक इंसान बता दिया, गांधी परिवार की एक महिला को, और अब आप शशि थरूर का बयान सुन रहे हैं कि कांग्रेस का डीएनए गांधी परिवार है। ये फैक्ट है जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो काडर है, जो एक्चुअली गांधी परिवार के भी चमचे हैं, उनको भी कितनी बारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि सीधा पैराशूट से आए, बिना किसी चुनाव लड़े या लड़वाए, और सीधा आके महासचिव बन के बैठ जाए, राष्ट्रीय स्तर पे उनको प्रभार भी बड़े बड़े दे दिए जाए। ये रियलिटी है। और मैं बिल्कुल बोस साहब की बात से बिल्कुल यहाँ पे वाकिफ हूं, क्योंकि जब जो आजाद भारत है उसमें कांग्रेस ने ज्यादातर राज किया है, मतलब सरकार चलाई है। वो अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं, हम अपने आप को सेवक समझते हैं, फर्क इतना है। एक स्लोगन हमने भी दिया, दैट नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, लेकिन कांग्रेस में उल्टा हिसाब है, परिवार फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड नेशन लास्ट। और ये मैं कहना चाहती हूं कि जो हम 2 दिन पहले हमने बयान दिया था वो बिल्कुल सही था। यहां पे परिवार ही पार्टी है, हालांकि भाजपा में पार्टी ही हमारा परिवार है। मुझे यहाँ पे बेटी समझा जाता है, वहां पे इकलौती एक बेटी है जिसको महासचिव बनाया गया। सुन लीजिए अमन जी, अब आपने हमारे इतिहास को इतना तोड़ा मोड़ा है, बोस साहब ने अभी तमाम नाम गिनवा दिए, उन सब की शहादत को, उन सब के बलिदान को ना किताबें ढंग से पढ़ाती हैं, ना हमारे ऐतिहासिक किताबें ढंग से बोलती हैं, ना हमारे जितने यहाँ पे स्कॉलर्स बनते हैं ना वो ढंग से बताते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी, मतलब कि वो जो चमचागिरी वाला जो डीएनए है, उन्होंने ये इतिहास मिटाने की पूर्ण कोशिश करी है। अब वक्त आ गया है इस बारी अब ढंग से इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में लाने का, ताकि आगे आने वाली जनरेशन सही पढ़ाई करे। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ विकास गुप्ता और आशुतोष जी हैं। पहले विकास गुप्ता, आप ही से, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए फैमिली फर्स्ट है ना, नेशन सेकंड है, नेशन बाद में आता है, ये तो अभी शशि थरूर ने साहब ने कह भी दिया मेरे ख्याल से। विकास जी, अमन, अगर किसी के योगदान को अगर वो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें आप कहें कि नहीं परिवार पहले और देश बाद में है, ये किसी के नेताओं के कह देना कि हमारे लिए पार्टी से पहले देश है, पार्टी ही हमारी परिवार है, ये बातें नहीं चलेंगी। और मैं अमन में एक चीज और ये कहना चाहूंगा आपको, पार्टी में अगर आज इंडियन क्रिकेट टीम विकास जी, पार्टी में परिवार पहले, अब मैं पूछ रहा हूं सर, पार्टी के लिए देश पहले होना चाहिए, परिवार पहले, बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल, हर देशवासी अमन जी यही मानेगा। नहीं, कांग्रेस नहीं मानती ना सर, देश बिल्कुल सबसे पहले। और अगर आप ये एनालिसिस ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कई बार ये कहते भी हैं कि क्रिकेट के डीएनए में एक जमाने में अगर सचिन तेंदुलकर थे तो आज विराट कोहली हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली उस गेम से बड़े हो गए, उस गेम ने ही उन्हें बड़ा बनाया है। उसी तरह से अगर आज शशि थरूर एंथुसियाज्म में कह रहे हैं कि काडर को एक्सुबरेंस मिली यूपी में, जहां पे कांग्रेस पार्टी काफी निचले स्तर पे आ गई थी, अगर वो उस एक्सुबरेंस में एक बात कह रहे हैं कि हाँ, और आप इस बात को नकार नहीं सकते कि कांग्रेस के गांधी परिवार का योगदान रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो देश सर्वव्यापी तो देश ही रहेगा। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और अब राहुल गांधी का कंट्रीब्यूशन, एक नाम तो बाहर का ले लेते सर, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव की सरकार चली 5 साल की। और मैं आपको क्या हाल हुआ था, क्या आपने नाम लिया ना नरसिम्हा राव, मैं बताऊं सर, आप मेरे से ज्यादा सीनियर है ना सर, आप लॉयर है ना सर, आप लॉयर है ना विकास जी, विकास जी एक मिनट सुनिए ना, विकास जी सुनिए ना, विकास जी सुनिए ना, विकास जी सुनिए ना, आपने नरसिम्हा राव का नाम लिया ना, बहुत बढ़िया किया। अब क्या हुआ था नरसिम्हा राव के साथ, मैं आपको बताऊं, उनकी डेड बॉडी को अंदर पार्टी ऑफिस में नहीं आने दिया गया था। जब परिवार का कोई शख्स पहुंचा शीर्ष पद पर तो उसका क्या हश्र हुआ नरसिम्हा राव, सर ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, 10 साल बताइए ना। मनमोहन सिंह की भी सरकार, नरसिम्हा राव का बताइए ना पहले, आप ये देखिए, नरसिम्हा राव का बताइए, 10 साल सीताराम केसरी का बताइए, मनमोहन सिंह की भी सरकार, कह रहा हूं ना आशुतोष जी, यही हाल नरसिम्हा राव के साथ हुआ, ये सीताराम केसरी के साथ हुआ, उनकी तो धोती खिंचवा दी गई थी सर, जो परिवार से बाहर का आदमी शीर्ष पद पर पहुंचा। आशुतोष जी, अभी मैं सुन रहा था भाजपा की प्रवक्ता को, तो ये चापलूसों की, जहां पे कि एक प्रचारक को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना के भेज दिया गया था, वो उनका बात करना कि जो है थोप दिया जाता है, थोपना इसको कहते हैं कि एक आरएसएस प्रचारक को संघ परिवार चूज करता है, पहले तो इनका नेता कौन हो, इनके नारे क्या होते हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की फिर एक बार मोदी सरकार। भाजपा का तो कोई नाम ही नहीं है,
ये एक व्यक्ति की पूजा इनके यहाँ और एक व्यक्ति की चापलूसी करना इनके यहाँ से ज्यादा कहाँ होता है? पहली बात तो ये दूसरों पे ये जो है आरोप लगाना बेकार की बात है, ये बेकार की बात है। पहले अपने घर देखिए, जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के पत्थर नहीं फेंकते। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो है श्री बोस बातें कर रहे थे, तो जितने नाम उन्होंने लिए हम सब लोगों ने पढ़े हैं। पता नहीं उन्होंने कहां पे जो है पढ़ाई करी है कि उन्होंने खुदीराम बोस और नेताजी की बात करें, आईएनए की बात करें, तो आईएनए ट्रायल कौन लड़ा था? जवाहरलाल नेहरू लड़े थे, जवाहरलाल नेहरू वकील थे। अच्छी बात, बड़ी सीधी बात। अच्छी बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, आजाद भारत का पहला तिरंगा कब और किसने फहराया था? अब अगर हम लोग हिस्ट्री में चल के उसमें नुक्ताचीनी करने लगे, वहां पे जापान सर कांग्रेस पार्टी ने आपको भी इतिहास नहीं पढ़ने दिया। जापान की आर्मी ने क्या-क्या अत्याचार किया, आप इतिहास पढ़िए, वहां पे क्या-क्या अत्याचार। अच्छा चलिए मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सब है ना मेरे साथ। आजाद भारत का पहला तिरंगा क्या आप लोग जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में फहराया। जानते हैं आप सभी? बताइए सर। ये आपको नहीं पता? सबको मालूम है, और उनको इन लोगों को ये नहीं मालूम कि वहां पे जापानियों का राज था। इतिहास पढ़िए, वहां के लोकल्स पे जो है जापानियों ने कितना अत्याचार किया। नेताजी वहां एक दिन गए थे, फहरा के आए थे, उसके बाद इतिहास में लिखा हुआ है कि वहां पे जिस हिंदुस्तानी को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, उसने कहा है कि मैं केवल नाम का एडमिनिस्ट्रेटर था, राज जो है जापानी कर रहे थे। नहीं सर, मैं भी तो यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि पार्टी का मतलब एक परिवार थोड़ी ना होता है। क्या एक परिवार के चंगुल में रहा पूरा देश? गांधी जी को भी रन डाउन कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट नुपुर आप काउंटर कीजिए, उसके बाद मैं अनुराग और वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। पहले नुपुर। देखिए, आपने जो किताबें पढ़ी है ना, उससे आपकी सूझबूझ नजर आती है। 2006 के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक किताब आई थी। 2006 में किसकी सरकार थी केंद्र में? सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक किताब आई थी जिसमें भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा गया था, आतंकवादी। क्या आप इससे सहमति रखते हैं? इस तरीके से इतिहास पढ़ाया जाता है हमारी आगे की जनरेशन को, इस पे बहस मत कीजिएगा आप। दूसरी बात, आपकी समझ बहुत कम है। प्लीज आशुतोष जी, मैं आपके बारे में बीच में नहीं बोली, प्लीज प्लीज डोंट शो योर इंटॉलरेंस। अपनी असहिष्णुता मत दिखाइए दूसरों के लिए। नहीं, मुझे पता है कि कांग्रेस के चमचों को थोड़ी प्रॉब्लम है बीजेपी से, आई अंडरस्टैंड, मेरी बात सुनिए। सबसे अहम बात यह है कि मोदी जी पैराशूट नहीं हुए थे। जनाब थोड़ी हिस्ट्री पढ़ के आते तो आपके लिए भी बेहतरी होती। मोदी जी मीडिया के बीच आगे बढ़ रहे थे। नहीं, आई एम सॉरी, यू आर नॉट। चुपचाप बैठी थी, बीच में नहीं बोली। प्लीज। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी एक आम मीडिया प्रभारी भी थे, कभी बूथ पे भी थे, कभी वो महासचिव भी थे, उसके बाद जाके मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पूरा देश घूमा है प्रभारी बन के। अगर आप ये छिपाना चाहते हैं, झुटलाना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुंह मौन करके आपकी बात सुनूंगी क्योंकि आप असहिष्णु हैं और आपकी चमचागिरी अव्वल नंबर की है। प्लीज मुझे इतना बता दीजिए, क्षमता की बात करें। अब मेरे पास प्रियंका गांधी वाड्रा को पहला प्रभार मिला था 2017 के अंदर रायबरेली और अमेठी में। 10 सीटों में से 8 कांग्रेस हार गई थी। 2 सीटें ये इनकी क्षमता है, इसलिए महासचिव। अच्छा, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, परिवार राज की बात कर रहे थे, लोकतंत्र पर परिवार पर तंत्र किस तरह से भारी है। सर मेरा सवाल, मुलायम परिवार से कोई बचा है जो राजनीति में नहीं आया हो? कोई एक नाम बता दीजिए सर, कोई बचा हो अगर। अच्छा, मुझे पूरा विश्वास है अमन जी, जैसे ये डिबेट आपकी खत्म होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुरंत पासवान साहब से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि उनके चिराग पासवान उनके बेटे बनते। शिवसेना से तो हो ही गया है, वो नाता तोड़ ही देंगे। अकाली दल से तुरंत चिट्ठी लिख देंगे, अकाली दल से कोई लेना देना नहीं। मुझे बोलने दीजिए, देखिए मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अकाली दल से तुरंत नाता तोड़ देंगे, अपना दल से भी नाता तोड़ देंगे। वसुंधरा राजे से भी बोलेंगे नहीं, आप हमारी उपाध्यक्ष नहीं रह सकती। राजनाथ सिंह को बोलेंगे आप गृह मंत्री से रिजाइन कीजिए, क्योंकि आपका बेटा भी एमएलए। कल्याण सिंह से बोलेंगे आप गवर्नर हैं, आपका बेटा एमपी है, आपका पोता मिनिस्टर, आपकी बहू एमएलए है, तुरंत उसे रेजिग्नेशन ले लेंगे। रमन सिंह से भी ले लेंगे। नहीं, पीयूष गोयल से भी ले लेंगे। सुनिए, मेरी सेंटेंस पूरा होने दीजिए। पीयूष गोयल से भी ले लेंगे, धर्मेंद्र प्रसाद से भी ले लेंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो अब चूंकि रहे नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी भी इन्होंने एमपी बनाया था, उनका भतीजा भी वहां मिनिस्टर बना। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के 45% एमपी लोकसभा में परिवार का कोई बचाव से आते हैं। एक नाम कोई बचाव परिवार का जो राजनीति में ना आया। लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं चलता है।
लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है वो राजा होता है। अगर इतनी बात अगर नूपुर को नहीं पता है तो मुझे इस बात पर बेहद खेद महसूस करना पड़ रहा है कि लोकतंत्र में जनता चुनती है। नूपुर जी, अगर आपको जनता चुन लेगी तो आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, मुझे चुन लेगी तो मैं भी बन जाऊंगा, अगर जनता चुन लेगी तो मैं भी नेता हो जाऊंगा। इसलिए जनता को चुना जाता है। आपको याद होगा 2014 में हमने 80 सीटें दी, 80 सीटों में परिवार के 5 लोग चुने गए, परिवार से एक नाम बता दीजिए सर। और हम लोग मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तो आपसे पूछा मुलायम परिवार से एक नाम बता दीजिए जो बच गया अवसर पॉलिटिक्स में आने से। कि जनता एक नाम है, जनता नालायक है, जनता सारे काबिल उसी परिवार में पैदा हो रहे हैं, नेताजी के परिवार से आते हैं। चलिए ठीक है, जनता को तो गाली मत दीजिए, नीरज कुमार भी उससे पहले गाली मत दीजिए। प्लीज इसका जवाब देने दीजिएगा नूपुर। एक मिनट, मेरे को एक बार नीरज जी और वाजपेयी जी का ये बता दिए दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे। दीनदयाल उपाध्याय जी, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि लाल इस डिबेट से निकल के 3-4 चीजें आई। एक तो आई है चाटुकारिता, जो थरूर साहब है वो चाटुकारिता की श्रेणी में शब्द उनके आते। दूसरी बात है राजशाही, और फिर तीसरे नंबर पे आता है परिवारवाद। तो राजशाही का उदाहरण अगर मैं आपको दूं, इंदिरा गांधी का, याद करेंगे शायद आपको जानकारी, पढ़ा तो होगा आपने लेकिन उस वक्त का मुझे नहीं ज्ञान, 77 के आसपास की बात है, मिश्रा जी को मालूम होगा। उन्होंने क्या किया, लाल किले के पास जमीन खुदवाई, बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और उसके अंदर एक टैंक बहुत यहां से लेके वहां तक इतना बड़ा एक संदूक लगाया और उस संदूक में सारा अपना पॉजिटिव इतिहास इंदिरा गांधी का, सारे उनके पॉजिटिव वर्क जो उन्होंने कभी किए हैं या नहीं किए, वो सब अभी भी गड़ा हुआ है। और अगर कहीं ना खुदा ना खास्ता दुनिया ध्वस्त हो जाए और कभी सालों 2 सालों बाद कोई चीज निकलेगी तो इंदिरा गांधी को देवी माना जाएगा। तो ये राजाओं का इतिहास होता था, राजा हमेशा इस तरह के काम किया करते थे। राजाओं के टाइम पे पॉजिटिव इतिहास छपा करता था, कोई अगर नेगेटिव लिखेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। वाजपेयी जी, मेरा सवाल बड़ा है, मेरा सवाल ये मैं उसी पे आ रहा हूं। अब परिवारवाद के लिए परिवार पहले कैसे हो नहीं, अब मैं बताता हूं। अगर यहां पर कोई शख्स अब वोट देगा मैंने इसीलिए, एक मिनट वाजपेयी जी, यहां पर जितने लोग बैठे हैं आप सभी, मतलब ये लोग अगर कांग्रेस को वोट देंगे मतलब ये परिवार को वोट दे रहे हैं, खानदान को वोट दे रहे हैं। मैं उसी मोदी वर्सेस खानदान हो गया। मैंने इसीलिए ये राजशाही का आपको उदाहरण दिया ना। तो जिस परिवार की थिंकिंग राजा वाली है वो समझते हैं कि ये सत्ता तो लोकतंत्र की सत्ता नहीं, ये हमारा हक है, और उसी से परिवार जुड़ा हुआ है, जो थरूर साहब ने बात की। लेकिन परिवारवाद की दूसरी परिभाषा भी है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, लेकिन एमपी का बेटा एमपी नहीं बन सकता अनलेस एंड अनटिल कि जनता उसको चुनाव करके भेजेगी। तो राजशाही, लोकतंत्र और परिवारवाद तीनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो ये कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी है, चाहे प्रियंका गांधी है, चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे राजीव गांधी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता में काबिज हो जाते हैं। वो परिवारवादियों को पहले अहमियत दी जाती है और वो दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो दिख रहा है ना। जी मेरे साथ नीरज कुमार जेडीयू से जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार जी, मतलब इस बार का चुनाव जनता के लिहाज से जो शशि थरूर कह रहे हैं वो मोदी वर्सेस खानदान है, मोदी वर्सेस एक परिवार है। कांग्रेस पार्टी को वोट दिया मतलब परिवार को वोट दिया। नीरज कुमार, सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार को बधाई और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद आजाद हिंद फौज के सेनानियों को जो सम्मान मिल रहा है, हम इसके लिए निश्चित रूप से आभार व्यक्त करते हैं और देश की जनता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है, माननीय शशि थरूर जी, राजनीति में नौकरी नहीं किया जाता है, राजनीति में अपना वैचारिक पक्ष रखा जाता है। हमारा सवाल यह है, परिवार की पार्टी आपने बनाया, ठीक है, आपको मर्जी है, लोकतंत्र आप बना लीजिए, लेकिन जब जनता का जनादेश आपको नहीं मिल रहा है उसके बाद भी आप मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कारण क्या है। अगर आपके पास वैकल्पिक चेहरा, आप खुद दावा कर रहे हैं कि मैं हूं और दूसरा कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तो ये और यह सवाल नहीं है। मैं अनुराग भदौरिया जी सुन रहा था कि दूसरा करे तो आप वही, अरे भाई उदाहरण इस बात का लीजिए ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व है, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, अगर वहां पर यह फॉर्मूला तय हो जाएगा कि फला परिवार का बैठा हुआ व्यक्ति ही पार्टी का अध्यक्ष होगा, पार्टी का महासचिव होगा, तो राजनीतिक कार्यकर्ता जो चुनौतियों से जूझते हैं, गांव से निकल करके निकलते हैं, क्या उनके अंदर में बौद्धिक क्षमता नहीं है? क्या वो समाज के कमजोर तबके के अगर लोग हों तो उनमें काबिलियत नहीं है? कोई जन्म लेने से ही काबिल हो जाता है? तो ये वंशवादी राजनीति का ये जो खतरनाक चेहरा है, मैं ये कह रहा हूं, केवल मेरे कहने का आशय ये है
कि आप कृपा करके अगर आप जनता ने जनादेश आपको नहीं दिया तो इस बात का भी मूल्यांकन करिए ना कि क्या परिवार की पार्टी है इसके चलते नहीं हो रहा है, क्या लोगों का भरोसा आप नहीं जीत पा रहे हैं, चेहरे थोप रहे इसके बदौलत अब नहीं हो रहा है। यही संकट है जो परिवार की बुनियाद पर पार्टियां चलाते हैं और गठबंधन की राजनीति इस देश की आवश्यकता है। इसलिए ये उदाहरण पेश कर करके ये उदाहरण अगर आप पेश करेंगे तो ये उदाहरण आप नई पीढ़ी को नहीं लगता अच्छा। बात डायनेस्टी से ज्यादा लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की भी है। अब तो ये एक तरीके से ये कहा जाएगा अगर पार्टी परिवार है और वहीं सब कुछ होना है, कांग्रेस पार्टी का डीएनए मतलब गांधी फैमिली, तो ये तो लोकतंत्र का अपमान। मतलब 60 साल तक किसको वोट दे रहे थे? देश बपौती थोड़ी ना एक परिवार की। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमन जी। इससे पहले मैं जरा भदौरिया जी की बात का जवाब दूंगी। भदौरिया जी ने तमाम नाम गिनवाए, जरा एक नाम और उदाहरण बता दें जिसमें सीधा पैराशूट होके पार्टी का करता धरता बना हो कोई, भाजपा के जो नाम गिनाए। दूसरी बात प्लीज भदौरिया जी बोले दीजिए, नहीं इनमें कोई सीधा महामंत्री नहीं बना। भदौरिया जी प्लीज डिबेट कर रहे हैं, थोड़ी गरिमा में डिबेट करेंगे, करके बोलेंगे। पार्टी के नेता के अनुराग भदौरिया मुझे आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। सॉरी, अनुराग ऑडियो एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो क्लियर रहेगा। अनुराग मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। नुपुर आप बोलिए। सबसे पहली बात तो है, मैं यही पूछ रही हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कौन कौन सी पद्धति पे और कौन कौन से दायित्व में काम कर लिया भाई साहब? सीधा महामंत्री बनी है और अब तो शशि थरूर जी ने बयान करके मान लिया है पार्टी में कांग्रेस परिवार के अंदर सिर्फ गांधी परिवार का डीएनए है एंड वाइस वर्सा। यही मेन चीज है। हमारी पार्टी में ऐसा कोई नहीं जो सीधा महासचिव या सीधा अध्यक्ष बनता है। आपके बरगलाने से कोई बरगलाएगा नहीं। दूसरी बात, आप जनता की बात कर रहे हो, रमन जी आपकी बात से मैं जोड़ना चाहती हूं। जनता को असल में इन परिवारवाद वंशवाद फॉलो करने वाली पार्टियों ने इन जनता को इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है। क्योंकि जब जनता मतदाता मतदान करता है तो आप कहते हैं इन्होंने ढंग से वोट नहीं किया, इन्होंने ये ढंग से नहीं किया, इन्होंने ऐसे कैसे वोट कर दिया। 2017 में इन सबकी पार्टियों के जितनी भी स्टेटमेंट्स थी, बयान थे, सब पब्लिक स्फीयर के अंदर है। नहीं तो ये ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। भाई साहब, मतदाता हमारा भगवान है, हमारे को उनकी सेवा करने के लिए चुना जाता है। आप समझते हैं कि मतदाता बेवकूफ है, आपको आपकी सोच मुबारक हो। और आज अमन जी जो आप सही कह रहे हैं, सब चाहते हैं कि बस पूरा देश चमचा बन जाए परिवार और वंशवाद का, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन के कबूलनामा भी तो हुआ। ये पहली बार मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा, ये तो कबूलनामा है। पहली बार कांग्रेस का नेता खुद ये मान रहा है कि भाई ये गांधी परिवार से आगे हम नहीं सोच सकते हैं। पार्टी मतलब गांधी परिवार, पार्टी का डीएनए मतलब एक परिवार। अनुराग भदौरिया, आपने नाम नहीं गिनाया, एक भी नाम नहीं बताया मुलायम परिवार से बाहर का। जी अनुराग भदौरिया, मैंने देखिए भारतीय नुपुर जी मुद्दे को भटकाने की कोशिश करें। मैं नुपुर जी से पूछूंगा, आईएलओ की रिपोर्ट पढ़ ली आपने? शायद पता होगा कि 1 करोड़ 89 लाख बेरोजगार होने जा रहे हैं और सीएमआई की रिपोर्ट में 1 करोड़ 10 लाख बच्चे रोज बेरोजगार हो रहे हैं। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आईएमएफ ने क्या बोला है? आईएमएफ ने क्या बोला है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि उत्तर देश की विकास दर गिरती जा रही है और 50,000 किसानों ने आत्महत्या की है। आपका रुपया पतला हो गया, इस पे बात ना हो पाए, इसलिए आप डाइवर्ट कर रही बातों को। ये बातें डाइवर्ट करना बंद कर दीजिए। और डायनेस्टी भारतीय जनता पार्टी में है। जब मैंने बोला 45% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मुलायम परिवार में कोई डायनेस्टी नहीं है। इसके बारे में मुलायम परिवार में थोड़ी ना कोई डायनेस्टी है, मेरिट के हिसाब से आगे बढ़ाया जाता है। बोला लोकतंत्र में परिवारवाद बड़ा नहीं होता, लोकतंत्र में जनता बड़ी परिवार में थोड़ी ना डायनेस्टी है सर, मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है। मैंने देखे हैं, हम सबको जानकारी नहीं है। बहुत ऐसे एमपी एमएलए, बहुत ऐसे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर देखे हैं जिनके बेटा एमएलए एमपी तक नहीं बन पाए, प्रधान नहीं बन पाए, लेकिन नेताजी की फैमिली के लोग एमपी एमएलए बने क्योंकि अपनी ताकत पे बने, जीत के आए हैं। अच्छा, कोई किसी से खैरात कोई एक बचा है, कोई बचा है सर 19 के लिए 24 के लिए कोई बचा है? अगर जनता ने चुन लिया तो मतलब भाई कोई बचा है 19 के लिए 24 के लिए जिसको लॉन्च करना है? से अपना मुद्दा डाइवर्ट कर रही है। अब विकास की बात नहीं करना चाहती है, अब वो बात नहीं करना चाहती बेरोजगारों पे बात नहीं। अनुराग भाई कोई बचा है? मैं पूछ रहा हूँ सर। चलिए ठीक, आपके पास जवाब नहीं है सर। कोई बचा बता दीजिए 19 के लिए 24 के लिए किसको लॉन्च करना बाकी रह गया? याद नहीं आया सरकार को। अब मार्केटिंग करने के लिए बोस के परिवार याद आ गए। ये बीजेपी है जो मार्केटिंग। अच्छा चंद्रबोस जी मार्केटिंग के लिए ला गए यहाँ।
आप? अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कह रहे मार्केटिंग के लाए गए, मार्केटिंग के लिए लाए गए हैं आप चंद्रबोस जी के लोग सिर्फ मार्केटिंग करना जानते हैं। जी जी सर, मार्केटिंग पता है सर। जी जी चंद्रबोस जी, देखिए हम सब राजनीति में जो नेतृत्व है, सब राजनीतिक दल को हम सम्मान करते हैं। ये एक गलत बात है, ये मार्केटिंग ये सब बोलना सही नहीं है। मेरा परिवार आज देश के लिए पूरा दान किया है, हम लोग देश से कुछ नहीं लिया आज तक। दूसरा परिवार को हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं, मगर काफी परिवार लोग हैं जो देश से ज्यादा लिया है मगर कम दिया है। आज नेताजी परिवार के जो अहम बात है, देश में सुभाष चंद्र बोस नहीं, मेरा दादाजी शरद चंद्र बोस, मेरा पिताजी अमियनाथ बोस देश के लिए दान किया है। हम लोग का 4 मकान हम लोग दान कर दिया देश को। अभी हम भाड़ा मकान में रहते हैं। हम देश से कुछ नहीं मांगते हैं, हम देश को उन्नति के लिए राजनीति में आए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, देश को एक रखने के लिए हम आए हैं। नहीं, लेकिन तो ये बात बहुत गलत है जो मार्केटिंग के लिए आए हैं। चंद्रबोस जी, मैं एक टाटा कंपनी में नौकरी करते थे, हम छोड़ के राजनीति में आए हैं। चाहे जेपी हो, चाहे कुछ लाभ के लिए हम नहीं आए। नहीं सर, चाहे जेपी अम्बेडकर, पटेल बोस, राजगोपालम, जीवी कृपलानी, सबको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस को भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी 1939 में, मतभेद की वजह से भी कहा गया क्योंकि उस कल्चर में फिट नहीं हो पाए, इसलिए उनको छोड़नी पड़ी और खामियाजा भी भुगतना पड़ा मेरे ख्याल से। उनको इतिहास से मिटा दिया गया उनके योगदान को। यही है ना परिवार तंत्र, उसी की तो बात कर रहे हैं सर। यही लोकतंत्र पर परिवार तंत्र कैसे हावी है? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में लास्ट इलेक्टेड कांग्रेस का अध्यक्ष थे। हाँ, उनको काम करने नहीं दिया गया, इसीलिए उनको कांग्रेस छोड़ने पड़ा। मगर एक चीज जो आज हम लोग को मानना ही पड़ेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आज का वर्तमान कांग्रेस का कोई भी संपर्क नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस था आजादी का लड़ाई के लिए प्लेटफॉर्म, जो महात्मा गांधी का कांग्रेस था। आज का कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, वो कांग्रेस नहीं था। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, महात्मा गांधी खुद बोल के गया था कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए आजादी के बाद। वो शायद उस टाइम नहीं हुआ, मगर अब शायद हो जाएगा। मगर एक चीज जो आप बोल रहे प्रजातंत्र, हम लोग आज भारत में प्रजातंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग परिवार तंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस का पार्टी जो है एक लेगेसी है, उनका एक लेगेसी है। काफी महापुरुष लोग ये कांग्रेस का नेतृत्व पहले दे चुका है। तो आज कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम क्या है, जे एक फैमिली को छोड़ के, डिनेस्टिक डिक्टेटरशिप छोड़ के दूसरा कोई नेता नहीं है। कांग्रेस में काफी अच्छा नेता है, हम जानते हैं उनको। मतलब वो लोग क्यों नहीं सामने आते? नहीं है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अच्छा नेता है, मगर दूसरा को भी चांस मिलना चाहिए। ठीक है सर, नेता है नहीं या नेता उभरने नहीं दिया क्या जाता? होता है जब कोई संस्था या कोई पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहती है और एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, तो उस पर यह आरोप लगना स्वाभाविक है। मैं आपसे कोई एक बात ही कहना चाहूंगा अमन, कि जिस तरह से पिछले 4.5 साल में भाजपा स्ट्रांग पार्टी है इस देश में, वो कभी भी 1980 में जब भाजपा बनी और तब से लेकर के आज तक वो कभी भी उतनी स्ट्रांग नहीं रही। इसीलिए आपको लगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। लेकिन जैसे ही भाजपा पिछले 4.5 साल में मजबूत पार्टी बनी और स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में आई, तो आपने देखा कि ये पूरा केंद्रीकरण 2 लोगों के बीच में हो गया। जिस तरह से निपुण जी ने कहा कि हमारे यहां अध्यक्ष होते हैं, तो आप मुझे बताइए जो आज के अध्यक्ष हैं, क्या वो कभी कार्यकारिणी तक में भी रहे? क्या कभी वो सेंट्रल लीडरशिप की पार्टी की लीडरशिप में मेंबर थे, कार्यकारिणी के सदस्य थे? उनको भी एक पैराशूट गुजरात से लेकर के आया गया इलेक्शन के बाद। तो इस बात के में आपको समझना पड़ेगा कि जब पार्टियां पावरफुल होती हैं, आज हमें पार्टी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, एक देशवासी के बारे में की तरह से मैं आप हैसियत से आपको बात कर रहा हूं कि जब पार्टियां स्ट्रांग होती हैं, आपको ये पता था राजनाथ सिंह के बाद कौन पार्टी अध्यक्ष बनेगा?
अमन ये सवाल रोज मैंने आपको इसका जवाब बड़ा सीधा था, जिसको संघ परिवार चाहेगा मुझे नहीं पता, उस पत्रकारों को भी नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको संघ परिवार चाहेगा वो बनेगा। मेरे पास आपका जवाब है। कभी भी पार्टी यहाँ पता था सर कि राहुल गांधी बने। देखिए आज मैं आपको बताऊं कि 2 लोगों से हट करके भाजपा भी नहीं है आज पार्टी। मैं आना चाहूंगी नुपुर उसके बाद वाजपेयी जी। देखिए विकास जी, पता है कम बोलना चाहिए जब आपको नहीं पता होता तो। 21 कुछ साल की उम्र पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा मोर्चा में आए। 31 साल की उम्र पे वो एमएलए बने, मतलब विधायक, और उनके घर परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं है, कोई भी नहीं है। 31 साल की उम्र पे वो विधायक बने, जिसके चलते वो राष्ट्रीय परिषद का और नेशनल काउंसिल का हिस्सा बने। फिर वो गृह मंत्री बने, जिससे वो नेशनल काउंसिल का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। आपको हमारी पार्टी का सिस्टम नहीं पता तो आप क्यों बेफजूल बातें किए जा रहे हैं? मैं इतना कहना चाहूंगी। नहीं लेकिन नुपुर, सुन लीजिए नुपुर, लेकिन प्रियंका गांधी का तो बर्थ राइट है ना। यही मैं कहना चाह रही हूँ, और यही कहना चाह रही हूँ मैं। सरनेम की वजह से बर्थ राइट है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्याय होगा ऐसे कहना। आप में सुन लीजिए, करीबन 30 साल बिताने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महासचिव बने, फिर वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने थे 2012-13 के अंदर। भाई साहब, अगर आपको हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता, कृपया करके टिप्पणी ना करें। लेकिन अनुराग भदौरिया जी मान गए कि ये इस लायक नहीं है, शायद इसलिए चुने नहीं गए, जनप्रतिनिधि नहीं है। आशुतोष जी, ये तो यहाँ सारे बैठे ना, मेरिट पर होता है ना। जो शख्स राहुल गांधी 27 चुनाव हार गए, उनको आपने अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस पार्टी ने, ये मेरिट था। 27 चुनाव हारने पर उनको अध्यक्ष बनाया गया। 10 में से 2017 में प्रियंका गांधी 2017 में अमेठी रायबरेली की प्रभारी थी। 10 में से 2 सीटें जीती कांग्रेस, इस चीज का इनाम दिया गया सर। इसलिए आरोप लगता है परिवार तंत्र का। पहली बात, जो 2 सीटें आप बार बार याद दिलाते हैं, वो दिन भी याद कर लीजिए जब भाजपा के 2 नहीं सर, मैं प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं। तो क्या जो है अटल बिहारी वाजपेयी को हटा दिया गया था? जिस दिन से राहुल गांधी अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से लगातार पटखनियां दे रहे हैं मोदी जी को। इसलिए जो इतना सुबह शाम रात वो राहुल हर भाषण में करते रहते हैं। तो काबिलियत तो दिखाई ना उन्होंने, नहीं होती तो बाहर कर दिए जाते। और जैसा कि अभी भदौरिया जी ने भी कहा कि भाई इनको बना तो दिया जाता है, लेकिन आखिर में इलेक्ट अगर ये लोग वोट नहीं देंगे तो वो बाहर कर दिए जाएंगे। परिवार के लिए वोट, लेकिन वोट तो परिवार के लिए वोट तो जो है गए पटक ऐसी पटकनी कर्नाटक से देनी शुरू करी, छत्तीसगढ़ तक चाहिए। कांग्रेस के लिए वोट चाहिए, देश के लिए वोट चाहिए। जो देश आज खतरे में है फांसीवादी पार्टियों के, वो परिवार बाहर निकालेगा, परिवार बाहर निकालेगा, परिवार बाहर निकालेगा सर। इसके बाद देश परिवार को वोट देंगे, देश को कांग्रेस के लिए देंगे, देश को वोट देंगे। जी नहीं, चलिए मैं वाजपेयी जी आपके पास पहले आ रहा हूं। मतलब ये तो परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं ना, कि कांग्रेस के लिए नहीं, कांग्रेस परिवार है सर। शशि थरूर कह रहे हैं, एक आदमी ने कहा कि कांग्रेस डीएनए में है, और ये अभी जो है गुप्ता जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि उनका कांग्रेस में गांधी परिवार, सुनिए, कांग्रेस में गांधी, आप पहले सुनिए, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, कांग्रेस नहीं बनी थी। कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई विकल्प नहीं, कोट अनकोट शशि थरूर। क्या मतलब है सर इसका? सोनिया गांधी क्या मतलब है सर इसका? फिट आदमी परिवार के लिए वोट देंगे सारे, एक खानदान के लिए वोट देंगे सारे, प्रधानमंत्री बनाया, ना कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने देश की ऐसी तैसी करके आज वाजपेयी जी। परिवारवाद, देखिए फिर समझिए बात को, परिवारवाद और राजशाही। देखिए कभी राजा के खिलाफ कोई करप्शन का केस होता है? आंसर इज नो, राजा के खिलाफ कोई नहीं करता। तो एक बात बताइए, 60 साल में इन लोगों का राज चला, इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ, और गलती से चुनाव हार गई, कोर्ट से इलाहाबाद का इलेक्शन कहा तो इमरजेंसी लगा दी। ये इतिहास है। और देखिए अब जैसे ही मोदी जी प्रधान सेवक बन के आए, प्रधान सेवक बन के जैसे ही मोदी जी आए, इनके खिलाफ शुरू हो गई कार्रवाई। और आज सोनिया बेल पे, राहुल बेल पे, शशि थरूर बेल पे, अखिलेश बाबू की एफआईआर 477 करोड़ रुपए की, चिदम्बरम एंटीसिपेटरी बेल, उनका बेटा जेल में गया। तो ये लोकतंत्र होता है। तो हमारे लिए परिवारवाद, राजशाही और भ्रष्टाचारी, ये तीनों देश के लिए खतरा है, और जनता इसके लिए कभी वोट नहीं देगी। जनता ऐसे को वोट देगी जो देश के विकास की बात। अच्छा चलिए पूछ लेते हैं ना जनता से, की बात करें। भाई आप लोग 19 में वोट देंगे ना, आप लोग कई लोग हैं जो वोटर्स हैं, तो परिवार, ये कांग्रेस पार्टी एक परिवार, तो मोदी बनाम खानदान वाली लड़ाई है क्या? ये मोदी बनाम परिवार वाली लड़ाई है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये मोदी बनाम गांधी परिवार हो रहा है। अच्छा, तो गांधी तो परिवार के हवाले करेंगे देश को?
बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, काबिलियत है उसमें, ऐसे क्यों? परिवार से है तो ये थोड़ी ना कि उनको वोट नहीं देंगे। नहीं, मोदी जी को एक बार और लेकर के आना है। जी, एक मिनट खड़े हो जाइए। राहुल जी का परिवार इतने साल से अमेठी से एमपी हैं, लड़ते आए हैं, वहां पे किसी को उतारा भी नहीं जाता है, लेकिन अमेठी में अभी तक बस स्टैंड भी नहीं बन पाया है। अच्छा, चलिए, ठीक है। मैं नीरज कुमार आपके पास आ रहा हूं, जेडीयू से। नीरज जी, यही मेरे ख्याल से बात प्रधानमंत्री ने भी कही कि इस बार की लड़ाई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम सल्तनत होगी। ये एक सल्तनत है, एक खानदान है, पूरा परिवार है, और परिवार अब बढ़ भी रहा है मेरे ख्याल से। यूपी की बात कर रहा हूं सर मैं। नीरज कुमार। हेलो जी, हेलो जी, नीरज जी आवाज आ रही है आपकी सर। हेलो, नीरज जी आवाज आ रही है आपकी? प्रश्न पूछिए ना बीच में। हाँ, आ रही है आवाज। जी, मैं कह रहा हूं सर, इस बार की लड़ाई यही जो शशि थरूर का कबूलनामा एक तरीके से कि पार्टी परिवार है, गांधी परिवार के अलावा कोई और विकल्प नहीं, तो इस बार की लड़ाई मोदी बनाम परिवार। देखिए, इस बार का चुनाव में सीधे तौर पर आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं, भाई कौन इनको स्वीकार कर रहा है? जो ग्रैंड अलायंस के घटक दल हैं वो अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं। स्थिति तो ये हो गई कि उत्तर प्रदेश माननीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का निर्वाचन क्षेत्र कर्म भूमि है, और वहां जो इनके साथ काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने राजनीतिक परिवार नियोजन कर दिया इनको। तो इनको कौन स्वीकार कर रहा है? इनको कोई स्वीकार कर रहा हो तब ना। ये सल्तनत की जो बात है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि 18 से 25 वर्ष के उम्र के माइंडसेट को समझिए। अब वह दौर नहीं है, नए वोटर, नई उम्मीद उनके साथ है। वह नहीं चाहते कि परिवार का सल्तनत चले, और जिसे बिहार के अंदर में कैदी राज है का मुकाबला करना है हमको। कैद खाने में लालू यादव, शहाबुद्दीन, राजवल्लभ यादव सजा याफ्ता कैदी, तो जनता तो यह तय करेगी ना कि कैदी राज चाहिए या कानून का राज चाहिए। रहे हैं सर, महागठबंधन में आप भी रहे। नहीं, परिवार राज के प्रमोटर रहे सर। नहीं, आप मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि गठबंधन इस देश की आवश्यकता है, लेकिन आप जनता दलियों में बता दीजिए, एक उदाहरण। और बिहार की हम तो रीजनल पार्टी है, हम तो जनादेश जनता से लिए थे इस सवाल पर, परिवारवाद के सवाल पर। लेकिन चूंकि माइंडसेट जनता का भी वो बदलाव में समय लगता है। आप हमको बताइए कि माननीय नीतीश कुमार जी का कौन बेटा बेटी है राजनीति में, कौन उनके परिवार के लोग हैं राजनीति में, या राजनीति नहीं कोई व्यवसाय में? परिवार तंत्र था सर, चाहे लालू परिवार की बात कर लीजिए, चाहे उधर गांधी परिवार राज की बात कर लीजिए। अब ये सवाल करिएगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए यह सवाल से महत्वपूर्ण विषय है कि आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं ना, आप पार्टी चला रहे हैं, आप परिवार अगर चला रहे हैं तो आप बोल दी किसके लिए पार्टी बनती है? जनता के लिए, और जनता ही आपको स्वीकार नहीं कर रही हो। इसलिए गठबंधन अगर होता है तो 2015 में तो हमने ग्रैंड अलायंस किया था ना, और वह 7 निश्चय पर था ना। तो आज हमारा गठबंधन का स्वरूप बदला तो 7 कमिटमेंट हमारा बदल गया। जरा बताइए ना। भाई गठबंधन इस देश की आवश्यकता है, इसको नकारिए मत। ये 2019 के चुनाव के लिए आवश्यक है। कबूला भी है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, परिवार राज पर मोहर भी लगाई 3 राज्यों ने। देखिए वो अलग विषय है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि 1857 में अगर बाबू कुंवर सिंह ने लड़ाई शुरू की तो वह गलत था, इसलिए 1947 में आजादी मिली। अरे ये तात्कालिक राहत हो सकता है, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव जनता का जो। देखिए आप एक बेसिक चीज समझ जाइए अमन जी। नहीं है जी नुपुर, अमन जी में आ जाओ। मुश्किल है जी नीरज जी, एक मिनट नुपुर के पास गया हूं मैं। नुपुर, अमन जी एक बेसिक चीज समझिए। एक गरीब माँ का बेटा जो पिछड़ी जाति से आता हो, उसने इस राजघराने को, मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजघराने को एक ओपन चैलेंज दे दिया है, और वो हमारे पूरी जनता जनार्दन में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड फिगर है। जनता जनार्दन में नहीं, विश्व में एक्सेप्टेड फिगर है। देश आज जानता है कि मेहनत का कहीं ना कहीं फल मिलना चाहिए। ये राजघराने को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए पूरा परिवार खड़ा हो गया। और कृपया करके प्लीज सोनिया गांधी को बलिदानी ना बताएं। उनके अध्यक्षा बनने पे भी श्री शरद पवार और पीए संगमा ने उनका घोर विरोध किया था, वो डरी हुई थी। रियलिटी ये है कि हमारी, उस जमाने में कहा था कि हमारी लगभग 100 करोड़ की जनता में हमें एक हिंदुस्तानी नहीं मिला राज करने के लिए। ये उस जमाने की उनकी दी हुई टिप्पणी है। रियलिटी ये है कि आज मेहनत से
अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत से बढ़ने के लिए ये देश बनाए और इसीलिए विकास नीतियों के सहित आगे चलेगा। हम सब सामान्य सदस्यों को, सामान्य जनता को मौका मिलना चाहिए। ये सरकार का यही सरकार का विजन है। मेहनत जरूरी है, सरनेम हम मेहनत पे जाते हैं, गांधी परिवार के सरनेम पे जाता है। नहीं, कभी कभी सरनेम मेहनत पर भारी पड़ता है ना आशुतोष जी। सरनेम कुछ भी हो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है सर, हारने पर भी मिलता है, हारने पर भी राहुल गांधी चुट्टी में जाते हैं, कहीं नहीं मिलता। 27 चुनाव हारने पर भी अध्यक्ष पद मिलता है सर, क्योंकि वो सरनेम है, क्योंकि वो मेहनत करके। नहीं सर, वो राजशाही है। 27 चुनाव रिकॉर्ड बन गया सर। गुजरात में जहां नेहरू, उन्होंने मोदी जी को रुला दिया जी, उसके बाद उनको जो है ये मिला है। 27 चुनाव हारने, नहीं सर, 27 चुनाव हारने पे भी इतने साल से प्रियंका गांधी, अच्छा चलिए जी, प्रियंका गांधी की काबिलियत बताइए राजनीतिक तौर पर। कांग्रेस के पास बैसाखी नहीं होती तो कांग्रेस तो सिंगल डिजिट पर सिमट जाती। सबको मालूम है कौन सा चुनाव जितवाया, क्या किया बताइए ना सर, क्या काबिलियत बताइए, मेरिट की बात करिए ना। ये सारा यूथ है सर, सब समझ जाते हैं। आपको लगता है आपको लगता है वो गांधी परिवार से नहीं होती तब भी सीधे महासचिव बना दी जाती? अगर उनको जो है उन्होंने 20 साल से मेहनत कर रही होती तो बिल्कुल बना दीजिए गई होती। भारतीय जनता पार्टी फिर जीत के आई है और 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी। आशुतोष जी, आप अगर इतनी सी राजनीति समझते हैं तो आप ये भी समझते हैं कि अगर वो 3 लोगों की बैसाखी नहीं होती तो राहुल गांधी तो सिंगल डिजिट में सिमट जाते। आप झूठ मत बोलिए, इतना राजनीति शायद राहुल गांधी से इतना आप लोग डरते हैं। सुबह शाम रात वो पहले गाली देते रहते हैं आपके नेता लोग, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो। अगर राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाते होते तो उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं जाती। क्यों हर वक्त जो है पूछते रहते हैं आपके उन्होंने क्या किया, क्या नेहरू जी को मिटाने के लिए अगर वो जो है नहीं उन्हीं से डरते हैं। जी आशुतोष जी कह रहे हैं बीजेपी डर रही है, बीजेपी कह रही है पार्टी डर रही थी, राहुल गांधी फेल हो गए, इस चक्कर में लाना पड़ा। अमन जी, ये राहुल गांधी की नाकामी की आधिकारिक घोषणा है। मुझे लगता है कि 2014 का जो इलेक्शन था वो एक पॉजिटिव काउंट पे इलेक्शन था, हाई एंटी इनकम्बेंसी पे था, उस वक्त की मोदी लहर पे था। तो क्या मुझे लगता है कि पूरा का भाजपा, क्योंकि ना तो वो मोदी की लहर है ना वो विकास के वादे जो नहीं पूरे हो पाए हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो नैरेटिव चेंज करने की अगर आप ये देखेंगे 3 राज्यों के इलेक्शन से पहले राम मंदिर का नैरेटिव एकदम से गरमाया था और उन्होंने सोचा कि शायद राम मंदिर के नैरेटिव पे इन 3 राज्यों के इलेक्शंस को लड़ा जाए। जब वो देखा गया कि ये नैरेटिव फेल हो गया तो फिर से वापस से पिछले 60 साल के कांग्रेस को रूल को याद कराया जा रहा है। और अबन जी, मैं आपको बात आपके मन से नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस में खामियां थी, नहीं अगर जब खामियां थी तभी अमन जी उनको हटाया गया, 44 पे लेके आया गया। और अगर आज आपकी तो गलती फिर से करे जनता, और नहीं अगर वो रिपोर्ट कार्ड आपकी अगर आज सही नहीं रहेगी, यहाँ बैठे हुए युवाओं को अगर पढ़ाई के बाद भी नौकरियां नहीं मिलेगी तो वो भी भाजपा का वही हर्ष करेंगे जो कांग्रेस का हर्ष किया था 2014 में। आपने कहा वो 60 साल का वो भी यही हर्ष करेंगे, बार बार याद दिलाया जा रहा है ना। मेरा सवाल ये है विकास जी, विकास जी वो इतना काला इतिहास है, याद ना दिलाया जाए, डर लगता है। इंजीनियर आते हैं, डर लगता है सर, मैकेनिकल इंजीनियर पढ़कर के आ रहे हैं और उनके पास 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है, फोरमैन बनने के लिए। मैं इसलिए कह रहा था ना आपको विकास जी, वो इतना काला अध्याय है कि डर लगता है याद करने में। नहीं तो क्यों ना याद दिलाया जाए भाई, क्या देश ने भुगता है, याद दिलाया जाए ना। उनको उनके पास भी उम्मीदें थी पिछले 5 साल में, आज युवाओं की अगर उम्मीदें नहीं पूरी हुई तो ये युवा शक्ति उसी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। एक मिनट आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड पहले मैं विकास जी का जवाब देता हूं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आप सब युवा बैठे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सही नियत से प्रयास नहीं किया 4 साल में? क्या 20 करोड़ लोगों को डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर नहीं की है? क्या 7 करोड़ लोगों को नए गैस कनेक्शन नहीं दिए? सर ये क्या एक सेकंड वाजपेयी जी इसलिए बोल रहे हैं सीटें मिल गई हैं। अरे नहीं भाई सुनिए, आपको सीटें मिल गई हैं सर, अभी नहीं मिली थी तो चिराग पासवान ने ट्वीट कर दिया था। एक अच्छे हम बात बता रहे हैं यूथ को, और वो उसको मानेगी नहीं मानेगी उनके ऊपर है। देखिए 14 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन सिलेंडर खरीदने ये है 4.5 ये क्या हो रहा है? 4.5 साल में जो भी काम हमने किया उसमें मीन में
पेच निकालने की कोशिश की जा रही है। हमने SC/ST एक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ने खराब किया उसको हमने ठीक किया, तो कह रहे भाई आपने ठीक क्यों कर दिया? आपका मतलब सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं। युवाओं के पास बात क्यों दिया? मतलब इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। इनसे पूछिए क्या पढ़ने के बाद नौकरियां मिल पा रही हैं आपको? और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, दिखा रहे हैं पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके बीच में जाएंगे, तो ये आपकी चॉइस है कि परिवारवाद के लाइए, मुझे राजशाही को लाइए या एक प्रधान से। अच्छा चलिए, मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले युवा ने वाइंड अप करना जी वाजपेयी जी एक मिनट मुझे वाइंड अप करना जल्दी। बस ये पूछना है कि ये प्रियंका गांधी जो हर बार दिखाई देती है, वो चुनाव के मौसम में क्यों दिखाई देती है? उसके पहले तो बीच में कभी दिखाई नहीं देती, हमेशा ही गायब। अब दिखाई देंगे, अब सक्रिय राजनीति में आ चुकी है प्रियंका गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी, चंद्रबोस जी आपका, नुपुर आपका, आशुतोष जी आपका, विकास जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।